नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के पांडरपाला के पास रविवार को हावड़ा नई दिल्ली डाउन रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को देखकर यह प्रतीत होता है कि उसने आत्महत्या की है। युवक का शव 2 हिस्सों में बटा है, गर्दन धड़ से अलग है। बताया जा रहा है कि युवक फूस बंगला झरिया निवासी छोटू कुमार है। पुलिस जांच कर रही है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह दुर्घटना है या फिर खुदकुशी। बैठे हुए थे, मोहल्ले का आदमी बोला कि वहाँ कट गया। कहाँ? आगे में घर का आगे में बोलता कट गया। तो हम लोग ठीक है देखते हैं। हाँ। यहाँ आए तो देखें कि उसका सरे उड़ा हुआ है। तो फिर हम थाना का खबर किए और सर धड़ा लगा क्या? सर अलग पहचान हो पा रहा है कि कौन है? बोल तो रहा कि अगल बगल का आदमी है, बस्ती का बस्ती का ही है। क्या नाम है पता चला है? अभी तक तो पता अरे इससे कैसे पता चल जाएगा? अब उसको घर का आदमी क्या खबर देने के लिए? हम लोग को सूचना मिला कि कोई रेल में कट गया है। उसके आधार पर लोग आए हैं, देखे कि एक व्यक्ति का धड़ अलग है, सर अलग है, कटा हुआ है। क्या लगता है? अरे आप कौन बोल रहे हैं? देखिए तो जांच का विषय है, जांच करने के। धनबाद के धोबाटाड़ शास्त्री नगर के लोगों ने रविवार को नगर निगम के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण का विरोध किया है। इस रैली में दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। लोगों ने बताया कि नगर निगम घनी आबादी के बीच कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण शुरू की है, जबकि यह इलाका घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस निर्माण से यहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाएगा और स्थानीय निवासियों को सांस लेना भी मुश्किल होगा। नगर निगम का काम लोगों को बीमारी से बचाना है, ना कि बीमार करना। लोगों ने निगम प्रबंधक से अपील की है कि इस निर्माण को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करें। प्लांट लगा रहा है नगर निगम जो है, ये जो कि घनी आबादी है, पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये कचरा डंप बनने के बाद में जो कचरा प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसको अंग्रेजी में जो है कॉम्पैक्टर ट्रांसफार्मर स्टेशन बोलते हैं, है ना, उसकी परमिशन दी है यहाँ बनाने के लिए। ये ज़मीन रेलवे की है, नगर निगम की नहीं है। ये रिहायशी क्षेत्र है। यहाँ पर इस तरीके का संयंत्र लगने से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगेगा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में हमने नगर आयुक्त को 10/8 को विरोध पत्र दिया था। हमारा एक डेलीगेशन मोहल्ले का वहाँ पर गया था, उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर कचरा डंप का निर्माण नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर आज तक किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। कल भी ठेकेदार काम कर रहा था, जो हमारे विरोध के बाद यहाँ से जो है काम बंद किया। खतरास के शिक्षक कॉलोनी में शनिवार को बारिश के कारण अजय बावरी का खपड़ेल नुमा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में उनकी गर्भवती पत्नी हिना देवी और एक 1.5 वर्ष का मासूम कुहू कुमारी दब गई। मकान गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह मलबे को हटाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। गर्भवती महिला हिना देवी घटना के वक्त खाना बना रही थी और ठीक उसके बगल में कुहू खेल रही थी। गनीमत रही कि खपड़ेल के नीचे बांस होने के कारण पूरा मलबा हिना तथा मासूम पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। हम आपको बताएं कि 3 दिन पहले कतरास के भगत मोहल्ले में एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। खाना बना रहा था, एक्सपेरिमेंट है 3 महीना का। एक बच्चा था, 12 बजे में गिर गया अनाचक, सब्जी बना रहा था, गिर गया। बस हम लोग दौड़ के आया तो रोने लगा, करने लगा। तब फिर मेरा लड़का एकदम चीर फाड़ के निकाला लेडीज़ को। नहीं, चोट किसी को नहीं लगा, वो एक जगह में बैठ गया था जब घर गिरा तो गिर गया है। तो उसमें एक बच्ची सोई हुई थी और एक लेडीज़ थी जो प्रेग्नेंट है, वो खाना बना रही थी। तो बिल्कुल जब आए तो देखे कि पूरा एकदम बिल्कुल झपा हुआ है, कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो है सो उसको दीवार को पहले गिराएं, चीरे, उसके बाद फाड़ करके उस लेडीज़ को निकालें, फिर बच्चा को निकालें। और जो है सो इतना सब घर में सब परिवार डरा हुआ है कि अभी कहना मुश्किल है कि अभी घर में कैसे लोग रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे खाना बनाएगा। पूरा बिल्कुल वीरान हो गया है और एक ही घर है और 10 परिवार उसमें रह रहे हैं। बिल्कुल मट्टी का घर है, मट्टी का दीवार है, सब कुछ मट्टी का है और बांस का बहुत पुराना मकान बना हुआ था।
जो कि प्लास्टिक का सब कुछ डाला हुआ था उसमें ऊपर से, और जो कि उस मतलब कि इतना करने के बावजूद भी मतलब पूरा घर जो है सो इतना बारिश होने के कारण पूरा घर ढह गया। आसनसोल रानीगंज सड़क पर काली पहाड़ी के पास रविवार को मिनी बस और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना काली पहाड़ी मोड़ के पास हुई है। टक्कर इतना जबरदस्त था कि घटना के बाद बस रोड के दूसरी तरफ चली गई। बस में सवार यात्रियों में से लगभग 15 लोग को चोट आई है, जबकि बस ड्राइवर सहित 5 अन्य यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को आसनसोल जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बस आसनसोल की तरफ से आ रही थी रानीगंज जाने के लिए। जाने के क्रम में बस बाईपास क्रॉस कर रही थी। इस समय तेल टैंकर का जो गाड़ी है व्हीकल, वो पुल स्पीड में आते हुए बस को मारा है। बस में 8-10 व्यक्ति खूब ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 2 का अवस्था कंडीशन खराब है। हम लोग सबको तुरंत यहाँ से व्यवस्था करके हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। टैंकर का ड्राइवर कहाँ है? टैंकर का ड्राइवर को हम लोग सेव करके रखे हुए हैं, पुलिस कस्टडी में हम लोग दे दिए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर समिट अपने उद्देश्यों में सफल रहा। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक समूहों ने राज्य सरकार के साथ करीब 10,000 करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन करारों के धरातल पर उतरने से राज्य में करीब 1.5 लाख रोजगार का सृजन होगा, जिसमें 35% लोग अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के होंगे। कारोबार की राह आसान करने के प्रयासों के तहत देश में 5वें पायदान पर खड़ा झारखंड अब औद्योगिकीकरण की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। कोशिश इस स्तर पर है कि बदलते परिवेश में उद्योगों को रियायत, सहूलियत व संरक्षण प्रदान कर राज्य की ओर आकर्षित किया जाए। नई उद्योग व निवेश प्रोत्साहन नीति इसी कवायद का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं, हम उद्योगों की सारी अड़चनें दूर करने के साथ साथ निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। सवाल झारखंड के वर्तमान और भविष्य का है। इनकी सोच आने वाले वर्षों में राज्य को विकसित प्रदेशों में शुमार करने की है। औद्योगिक निवेश की कोशिशों, नई नीति की खूबियों समेत पूर्व में किए गए प्रयासों और इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया। झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में 2 सितंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायकों की संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर होगी। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संबंध में आज जानकारी दी। हजारीबाग जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे मतांतरण के विरोध में सदर विधायक मनीष जायसवाल मुखर हो गए हैं। शनिवार को जायसवाल दिगवर पंचायत के चानो खुर्द पहुंचे और मतांतरित होने वाले महेश हेम्ब्रम का पैर छूकर उसकी घर वापसी कराई। इस मौके पर महेश के परिवार ने कहा कि वे मति भ्रम के शिकार हो गए थे। इसके बाद उसने विधायक के सामने गले से क्रास की माला उतार दिया। उसने अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में रहने की बात कही। विधायक करीब 3 घंटे तक चानो खुर्द व उसके आसपास के गांव में रहे। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन को निलंबित करने की मांग की है। मोर्चा ने कहा है कि बजरा ग्राम के मूल खतियानी रैयतों की जमीन लूट के मामले में रांची के उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है। यह प्रशासनिक जांच में सही साबित हो रही है। रांची डीसी छवि रंजन के कारण सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि भी खराब हो रही है। इसलिए वैश्य मोर्चा मांग करती है कि रांची डीसी को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके कार्यकाल एवं संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। बिहार की राजनीति में लालू यादव परिवार का घमासान थमता नहीं दिख रहा है। राजद का संकट अभी बना हुआ है। पिता से मुलाकात के बाद तेजप्रताप यादव का रुख थोड़ा बदला तो दिख रहा है, लेकिन जगदानंद सिंह के सामने झुकने के लिए वे अभी भी तैयार नहीं हैं। इसका पता शनिवार को तब चला जब वे पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। दोनों नेता एक साथ कार्यालय में मौजूद थे। इस दौरान दावा किया जाता रहा कि शायद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी और गिले शिकवे दूर कर लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे तेजप्रताप यादव ने कहा कि चाचा उनके पास आकर मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किए। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन खेल को समर्पित था। देश को कितने ही पदक क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में 4 दशक के बाद पदक मिला। भारत में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। जारी हुए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 45,083 मामलों के साथ 660 लोगों की जान गई है। वहीं 35,840 मरीज ठीक हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे में एक और आतंकी हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात की आशंका जताई है। जो बाइडेन की चेतावनी के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से एयरपोर्ट को तुरंत छोड़ने को कहा गया है। रविवार सुबह जारी चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को इस समय काबुल एयरपोर्ट की यात्रा करने से बचना चाहिए और एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले सभी गेटों को तुरंत छोड़ दें। इसमें विशेष रूप से दक्षिण गेट, नया आंतरिक मंत्रालय और हवाई अड्डे के उत्तर पश्चिम की ओर पंजसीर पेट्रोल स्टेशन के पास के गेट जाने से बचने को कहा गया है। मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों में आज से बारिश होने का अनुमान है। दरअसल मानसून के कम दबाव के क्षेत्र के हिमालय की तलहटी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की उम्मीदें हैं। वहीं आईएमडी ने कहा कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 1 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की। ममता ने कहा कि अब हर साल 500 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। उन्होंने कहा कि 1 साल पूरा होने के बाद छात्रों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। यह प्रशस्ति पत्र भविष्य में छात्रों को नौकरी आदि में काम आएगा। खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम 6 अस्पताल एवं 1 मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इस संबंध में निगम की आगामी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निगम कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए निगम को निर्देश दिया था कि वह अस्पतालों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सौंपने पर निर्णय ले। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी स्वयं निगम को यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन निगम अब केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला ले सकता है। निगम द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें फिलहाल केंद्र सरकार को ही इन अस्पतालों को सौंपने की बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।